नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और स्वागत करती हूं आपका सिटी विंग न्यूज़ में। आज हम हैं सिटी विंग न्यूज़ के स्टूडियो में, जहां हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमलेश भारती जी। इनके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि इनका जन्म स्थान है पंजाब का नवा शहर दोआबा, जिस शहर का नाम अब चेंज होकर हो गया है शहीद भगत सिंह शहर। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि 11 साल से प्रिंसिपल रह चुके हैं और हरियाणा ग्रंथ अकादमी के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सिटी बिग न्यूज़ के ऑफिस में। धन्यवाद आपका। तो साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि इनको किताबें लिखने का बहुत शौक है। तो मैं सबसे पहले इनसे जानना चाहूँगी कि स्टोरीज़ या फिर किताबें, क्योंकि किताबों में सबसे ज़्यादा स्टोरीज़ लिखना पसंद करते हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूँगी कि किताबें लिखने का शौक़ आपके पास सबसे पहले कहाँ से आया? मतलब कहाँ से आपकी उम्मीद जागी कि मैं भी किताबें लिख सकता हूँ? यह बचपन की बात है कि जब मैं सिर्फ 13 वर्ष का था तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया जी। उस समय शोक के, आज भी 13 दिन है, तब भी 13 दिन होते थे। तो शोक मनाने के लिए मेरी दादी की 5 बहनें और मेरे माताजी की बहन भाई, वो सब आए थे जी। और दिन में वो सारे शोक मनाते, रोते धोते, तो रात को वे सब एक दूसरे को छेड़ते, हंसते, खेलते और यहाँ तक कहते कि इसको रोना नहीं आता, इसको ढंग से पता नहीं रोना कैसे है। तो मैं बड़ा हैरान होता कि रोना भी क्या एक नाटक है, रोने में भी नुस्ख निकालना, स्वाभाविक रोना क्यों नहीं होता? बिल्कुल, रोना एक नाटक है। एक तो ये बात जी। दूसरी ये बात हुई कि जो खाना अड़ोस पड़ोस के लोग दे के जाते थे, तो वो सभी लोग किचन में जाकर ये देखते थे कि सबसे अच्छा खाना कौन सा है, वो पहले हम ले लें। मतलब वहाँ दुख का कोई नाम नहीं था जी, दुख का नाटक था। मतलब चपातियों को देखते थे कि जली जली छोड़ देते हैं और जो अच्छी अच्छी हैं, जो अच्छी पकी हुई है, वो मैं ले लेती हूँ, अच्छी थाली है वो मैं चुन लूँ और पहले चुन लूँ जाके जी। तो मेरे दोनों चीज़ों को देख के मेरे मन में आता है, एक बच्चे के मन में, कि ये क्या है जी। क्या ये शौक है या ये पिकनिक है या ये नाटक है, या ये नाटक है जी। तो इससे मुझे जो चेहरे हैं, चेहरों के ऊपर लिखने की बड़ी इच्छा हुई कि इंसान, जैसे कहते हैं ना, शेर है बहुत अच्छा निदा फाजली का जी। हर इंसान के होते हैं 10-20, हर इंसान के अंदर होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना बड़े गौर से देखना। बिल्कुल। तो मैं गौर से देखता रहा एक बालक के रूप में। एक तो ये बड़ी घटना थी जी। दूसरा ये था कि जब पिताजी नहीं रहे तो घर में मेरा मन नहीं लगता था जी। तो मैं, हमारे यहाँ 2 किताबों की दुकानें थीं, उनसे किराए पर 4 नावल खरीद लाता। नावल वही जासूसी या गुलशन नंदा के सामाजिक, तो इस तरह के उपन्यास। तो 4 उपन्यास ला के रात की रात पढ़ के उनको वापस लौटा देता। तो 2-3 साल के अंदर जी। वहाँ दोनों दुकानों की किताबें ख़त्म हो गई। तो उन्होंने हाथ खड़े करके कहा, जी अब हमारे पास आपको देने के लिए कोई किताब नहीं है जी। तो बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा फिर मैं ही लिख कर देखता हूँ, क्या है, इतना पढ़ लिया, चलो मैं भी देखता हूँ। तो मैंने सबसे पहली कहानी जासूसी ही लिखी थी, पर अच्छा हुआ वो प्रकाशित नहीं हुई, नहीं तो मैं वैसी कहानियाँ लिखता, उसका समाज को कोई लाभ नहीं होता जी। इसलिए। इस तरह से फिर हमारे घर एक किराएदार आए जी। और उनकी पत्नी होशियारपुर की थी। मेरा जन्म होशियारपुर का है, ननिहाल होशियारपुर है, तो उनकी पत्नी होशियारपुर की थी। तो उनको मैं भी मौसी कह देता था, क्योंकि मेरी माँ होशियारपुर की। तो उन्होंने जब देखा ये क्या पढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा ये नहीं होती, इनको किताबें नहीं कहते हैं, ये साहित्य नहीं है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वो मुझे रेलवे स्टेशन ले गए। वहाँ पर सारिका, जो देश की सबसे अच्छी पत्रिका थी, वो खुद उन्होंने पहली कॉपी मुझे खरीद कर दी, इसे पढ़ो और हर महीने यहाँ से खरीद के ले जाना, इस बार मैं तुम्हें भेंट कर रहा हूँ। और इसके साथ ही उन्होंने नगर पालिका थी, उसकी लाइब्रेरी थी जी, उसका मुझे मेंबर बनवाया। और मैंने वहाँ हिंदी के जो श्रेष्ठ उपन्यास थे वो इशू करवा कर पढ़े। इस तरह लेखन का मुझे शौक लगा। यानी पढ़ने के शौक ने आपको एक लेखक बना दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है।
तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ज़िंदगी में आप कितनी किताबें लिख चुके हैं? मैं अब तक 11 किताबें लिख चुका हूँ, जी। जिनमें से 10 कहानियों की किताबें हैं, 6 कहानी संग्रह हैं जी। और 4 बिल्कुल जिसे आजकल चाहते हैं मिनी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, लघु कथाएं। लघु कथा, 4 उसके संग्रह हैं। और जो 11वां है वह है यादों की धरोहर, इंटरव्यूज़ की किताब। जी। इंटरव्यू करना एज ए रिपोर्टर जब मैं लगा तो चंडीगढ़ में जो भी अच्छा बड़ा लेखक आता था उसके साथ बातचीत करना और उसको अपनी अखबार के लिए देना, यह मेरी ड्यूटी थी। इस नाते मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, बहुत सारे खो भी गए जी। लेकिन संयोगवश कुछ मेरे से संभाले गए। तो जब संभाले गए वो मैं अचानक एक दिन अपनी किताबें संभाल रहा था घर में, तो पुरानी फाइलें भी निकल आई जी। उनमें वह फाइल भी निकल आई इंटरव्यूज़ की जो कटिंग मैंने रख ली थी, पता नहीं कैसे, ना कहीं मन में था कि कभी किताब छापूंगा, जी। बस लिख दिए, छाप दिए, अखबारों में छप गए, पत्रिकाओं में छप गए, तो लोग ख़त्म कर देते इस बात को। बिल्कुल। तो मुझे अचानक लगा वो फाइल देखकर ये तो अपने आप में एक किताब है और बिल्कुल अलग किस्म की किताब है कि लोग मेरी कहानियाँ पढ़ते हैं, किसी को अच्छी लगती किसी को नहीं, लेकिन ये इतने सारे लोग तो किसी ना किसी को कोई ना कोई तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल। तो मैंने उस किताब को फिर तैयार करवाया, बाकायदा उसकी सीडी बनवाई, सीडी बनवाने के बाद फिर मैंने प्रकाशक को दी, प्रकाशक को दी तो जब वो छपी मैंने उसका नाम भी मोहन राकेश की धर्मपत्नी है अनीता राकेश जी। उनके इंटरव्यू में से लिया। उन्होंने कहा था मेरे पास राकेश की यादों की धरोहर है, तो मैंने वहाँ से नाम लिया यादों की धरोहर जी। सारी मेरे लिए तो यादों की धरोहर, उनके लिए तो एक राकेश है, मेरे लिए सारी यादों की धरोहर बिल्कुल है सर, बिल्कुल। तो वहाँ से नाम लेके मैंने वो किताब 500 कॉपी छपवाई। जैसे कि आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, आपका बैकग्राउंड भी पंजाबी है, तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितनी भाषाओं में आप किताब में लिख चुके हैं और सबसे फेवरेट भाषा आपकी कौन सी है? नहीं देखिए, मैं मूलतः पंजाब का रहने वाला हूँ जी। पंजाबी बोलता भी हूँ, पंजाबी लिखना भी आता है जी। और पंजाबी में बातचीत अच्छे से कर सकता हूँ। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन मैं चूँकि बचपन से जिसे हम कच्ची क्लास कहते हैं, नर्सरी से बीएड तक, बीएड तक जी, ऐसे स्कूलों में पढ़ा जो सभी आर्य समाज के मैनेजमेंट द्वारा चलाए जा रहे थे। बिल्कुल। इस तरह वह हिंदी मीडियम था, हिंदी ही प्रमुख थी, तो मेरी रुचि बनती गई। बल्कि आप हैरान होंगे कि मैंने संस्कृत भी पढ़ी है, 6ठी कक्षा से लेकर बीए तक संस्कृत पढ़ी है, पंजाबी पढ़ी है, अंग्रेजी पढ़ी है, और बीए में तो मेरे सब्जेक्ट ही यही थे, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत। मतलब मुझे सारे वहाँ कॉलेज में छेड़ते थे 4 लैंग्वेज ग्रेजुएट। जी। मैंने कोई पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या कुछ और नहीं पढ़ा, मैंने ये 4 भाषाएं पढ़ी और मेरा टाइम टेबल बनाने के लिए मुश्किल आती थी। तो जो प्रोफेसर टाइम टेबल बनाता था वो मुझे बुलाता था कि आप एक सब्जेक्ट बदलो, मैंने नहीं बदलना। कहते फिर एक सब्जेक्ट आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। जी। मैं पढ़ लूँगा, तो मैं पंजाबी खुद पढ़ लेता था। बिल्कुल। तो सर जैसे आपने अपनी लाइफ में इतने जनों के इंटरव्यूज़ लिए हैं, तो जैसे आप लोगों को पता चलता है कि आप एक राइटर हैं, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स आपको मिलता है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है जी। लोग लेखक को आज भी अच्छा ही समझते हैं, बुरा नहीं समझते, बशर्ते कि उसका लेखन जो है समाज के लिए अच्छा रास्ता दिखाने वाला हो, समाज को कुछ देने वाला हो। लेखक समाज से ही लेता है जी। लिखने की जो सारी सामग्री है, लिखने के सारे विषय समाज से ही आते हैं और उसी में वह उसको वापस करता है जी। आम भाषा में ये कहा जाता है कि समाज का विष पीकर हम अमृत बांटते हैं जी। उसको अमृत बनाकर वापस करते हैं कि था तो ये विष, लेकिन हम इसको अमृत बना देते हैं। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि सबसे प्रसिद्ध किताब आपकी कौन सी है? देखिए, जिसको पढ़कर तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। आम कहा जाता है जी कि माँ को अपने सारे ही बच्चे प्यारे लगते हैं,
जी बिल्कुल। ठीक है। अब जब मैंने 11 पुस्तकें लिखी हैं, तो जब मेरी सबसे पहली किताब आई थी महक से ऊपर, कहानी संग्रह था, पहली किताब पर मुझे एक रॉयल्टी भी मिली 1800 रुपये लिखने के, और पंजाब के भाषा विभाग का पुरस्कार भी मिला। वो देते हैं बेस्ट बुक ऑफ द ईयर जी। उस ज़माने में 1982 में 1000 रुपया पुरस्कार भी मिला जी। तो वो किताब इतनी चर्चित हुई। मैं कहता हूँ सचमुच की जो कहानियाँ हैं, सचमुच का लेखक अगर मैं अपनी कहानियाँ आज पढ़ता हूँ वो वही था, क्योंकि उसके बाद मैं पत्रकार बन गया। तो पत्रकारिता में भाषा बदली, व्यवहार बदला, तौर तरीके बदले, विषय बदल गए जी। और वो विषय जो बदले वो आए एक संवाददाता की डायरी कहानी में जी। जिसको फिर पंजाब के बाद केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने श्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार दिया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों मिला जी। और बड़ा आनंद आया कि एक लेखक के हाथों, वाजपेयी जी खुद लेखक थे, बिल्कुल सर, बिल्कुल। उनसे पुरस्कार लेकर जो आनंद आया वो मेरे जीवन का शायद लेखक के रूप में सर्वश्रेष्ठ पल था। जी बिल्कुल। ये बात तो सर जैसे आप जितनी भी आपकी किताबें होती हैं सब में सबसे ज़्यादा कहानियाँ लिखी जाती हैं, तो आप अब तक कितनी कहानियाँ लिख चुके हैं? नहीं, उसका तो औसत देखो ना, 6 लोग कथा संग्रह है, अपना संग्रह है, कहानी संग्रह जी। तो उनमें अगर 10-12 भी कहानियाँ हैं तो कम से कम 70-75 कहानियाँ तो मैं लिख चुका हूँ। जी। ठीक है। और बहुत ज़्यादा लिखना नहीं चाहता था। उसका कारण मैं बताता हूँ कि सन 1982 में धर्मयुग जो देश का बहुत बड़ा साप्ताहिक था और सारिका जी। मासिक पत्रिका, ये दोनों ऐसी पत्रिकाएं थीं कि इनमें जब आप छप जाते हैं जी। तो आपको लेखक मान लिया जाता है देश भर में, बिल्कुल, कि ये लेखक है, मतलब मुहर लग जाती है। और वो संयोगवश एक ही महीने में छपी, जुलाई 1982 में। जी। तो मुझे इतने पत्र आए, लेखक के रूप में मैं लिखता हूँ, कि मुझे पहली बार पता चला कि लेखक की फैन मेल होती है, प्रशंसक उसे पत्र लिखते हैं। रोज डाकिया इतने खत मुझे दे जाता। जी। फिर मैंने सोचा कि अगर लिखना है तो ऐसा ही लिखो, श्रेष्ठ लिखो, अच्छा लिखो और कम लिखो। जी। तो मैंने तब से कम लिखना शुरू किया, लेकिन तब लिखा जब वो लगे कि हाँ, इसके लिखने से समाज में कुछ जाने वाला है। जी। और साथ के साथ सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि कुछ लोग होते हैं वो साहित्यिक पुस्तक पढ़ते हैं और जैसे लोगों का ध्यान है सब ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा चला गया है, मतलब एक एंड्रॉयड फ़ोन ने सबकी ज़िंदगी बदल के रख दी है। अगर किसी को कहानी पढ़नी होती है तो कहानी का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और वो पुस्तकों में इतना रुचि नहीं दिखाते। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विज्ञान के हमेशा लाभ भी होते हैं, जी, हानियाँ भी होती हैं। बिल्कुल, दो रास्ते जरूर होते हैं। हम एक अध्यापक के रूप में लिखवाते थे ना पहले, आप भी लिखते रहे जी। कि विज्ञान के लाभ और हानियाँ, कि जो आग चूल्हे में होती है वह घर की रोटी भी पका देती है और घर जला भी देती है। जी बिल्कुल। तो यही विज्ञान है कि आप देखो इसका फायदा कितना है कि आपने कोई रचना इसमें डाली फेसबुक पर, जी, उसकी तुरंत प्रतिक्रिया आती है, बिल्कुल सर। अच्छी या बुरी वो अलग बात है, जी, लेकिन लोग पढ़ते हैं। प्रतिक्रिया जरूर अब आती है। वही अखबार में आती है हम्म। या पत्रिका में आती है, उसका जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा धीमा होता है, जबकि फेसबुक का रिस्पॉन्स शाम तक तो पता नहीं आपको 500 लोग पढ़ चुके होते हैं। जी तो इसका ये तो फायदा है, बिल्कुल। लेकिन जो नुकसान है वह ये है कि पत्रिकाएं बिकनी कम हो गई। इसके अलावा अखबारों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। जी, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो इसका लाभ भी है, हानि भी है। बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं, ग्रुप्स में भी आप रचनाएं पढ़ते हैं, जी, जबकि पहले ऐसा नहीं था। एक अखबार में छप गया, वहाँ नियम बन गया कि दूसरे में नहीं छपवाना। अब जी। देखो कहीं से कहीं देश विदेश में पहुँच जाती है। जी ये सर, फायदा है। बिल्कुल। तो सर मैं अब अपनी इंटरव्यू को यहीं विराम देना चाहूँगी और वो भी एक बहुत ही अच्छे पल के साथ। तो सर मैं आपसे कुछ कविताओं की पंक्तियाँ आपसे सुनना चाहूँगी। ठीक है, आप कविता की पंक्ति सुनिए। जी, मैं कविताएं लिखता हूँ, और जो कविता आम तौर पे, जैसे आपके विभाग में भी जाऊँ, कहीं भी पत्रकारिता विभाग में जाता हूँ, जी, वह सुनी जाती है, क्योंकि पत्रकारिता से जुड़ी है। जी, वह है संपादक के नाम, जैसे हर अखबार में कॉलम होता है, संपादक के नाम चिट्ठी, मैंने उसको कविता में बदल दिया।
संपादक जी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे, जी। आपका अखबार स्याही से नहीं, लहू से छपता है। बिल्कुल। कहीं गोली ना चले, कहीं बम ना फटे, हम्म। कहीं छुरेबाजी ना हो, हम्म। कहीं कत्लो गारत ना हो, हम्म। तो अब आप क्या करेंगे? संपादक जी, एक बात पूछूं, कोई हर्ज तो नहीं? देर गए रात तक अखबार के दफ्तर में बैठकर अखबार की हेडलाइन बनाने के लिए, अखबार की बिक्री बढ़ाने के लिए किसके मरने का इंतजार करते हैं? संपादक जी, एक सुझाव है, मानोगे? अखबार के मुख पृष्ठ पर जी। काले हाशिए में बंद किसी आतंकवादी का घिनौना डरावना चेहरा न हो, उसकी बजाय किसी देव शिशु का चित्र या सुगंध बिखेरते गुलाब का फूल कभी छापोगे जी? जी। या कभी नहीं छापोगे जी? संपादक जी, एक बात पूछता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी पंक्तियाँ आपने मुझे सुनाई सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ इस इंटरव्यू को मैं यही विराम देना चाहूँगी और हमारे सिटी बिग न्यूज़ के स्टूडियो में आने का सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। मेरी ओर से भी सिटी बिग न्यूज़ का और सौम्या माथुर का बहुत बहुत आभार जी। तो देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़ और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सिटी बिग न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, ताकि जो भी न्यूज़ हो वो आपको टाइम टू टाइम जब भी हम लोग डालें तभी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलती रहे। धन्यवाद। शुक्रिया।